नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेनाम। आज की यह कहानी आप केवल सुने नहीं, बल्कि इसकी हर परत को पूरी गहराई से महसूस करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या काफी समय से जुड़े हुए हैं, लेकिन अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे इस सफर का हिस्सा जरूर बनिए। साथ ही घंटी के निशान को भी दबा दीजिए, ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट बॉक्स में अपना परिचय जरूर दीजिए और यह भी बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी। आपकी राय और प्रतिक्रियाएं हमें और बेहतर कहानियां लाने की प्रेरणा देती हैं। अब बिना देर किए चलिए इस रहस्यमयी और भावनाओं से भरी कहानी में उतरते हैं। शादी के समारोह से लौटते वक्त कार की पिछली सीट पर बैठी काव्या लगातार खिड़की से बाहर देख रही थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और सड़क पर लगी स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी गीली सड़क पर अजीब सी परछाइयां बना रही थी। आसमान में बादल झुके हुए थे और हवा में एक अनजाना सा भारीपन था। तभी अचानक काव्या को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसकी गाड़ी के साथ साथ दौड़ रहा हो। उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसने झटके से सिर घुमाकर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। क्या हुआ? आगे बैठी निहारिका की आवाज ने उसकी तंद्रा तोड़ी। कुछ नहीं, शायद थकान की वजह से, काव्या ने धीमे स्वर में जवाब दिया। लेकिन उसकी आंखों की बेचैनी कुछ और ही कहानी कह रही थी। शहर की चकाचौंध से दूर स्थित यह रिहायशी इलाका अपने आप में अलग ही दुनिया लग रहा था। चारों ओर हल्की धुंध पसरी हुई थी। दूर कहीं से मंदिर की घंटियों की आवाज हवा में घुलकर माहौल को और भी रहस्यमय बना रही थी। आज ही काव्या की शादी हुई थी और शादी के बाद वह पहली बार इस नए घर में कदम रखने वाली थी। जैसे ही कार घर के सामने आकर रुकी, काव्या ने एक गहरी सांस ली। उसकी नजर सामने वाले दरवाजे पर गई, जहां हल्की नीली रोशनी टिमटिमा रही थी, मानो कोई उसे अंदर बुला रहा हो। घर के भीतर कदम रखते ही उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी ने जन्म ले लिया। ऐसा लगा जैसे दीवारें उसे देख रही हों, उसके कदमों की आहट को ध्यान से सुन रही हों। उसने खुद को समझाया कि यह सब शादी की थकान और नए माहौल का असर है, लेकिन यह एहसास उसके दिल से उतरने का नाम नहीं ले रहा था। बाहर फैली धुंध और मंदिर की दूर जाती घंटियों की आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। जब काव्या अपने कमरे में पहुंची, तो पल भर के लिए उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। कमरे में रजनीगंधा के फूलों की सौम्य खुशबू फैली हुई थी। हल्की और मुलायम रोशनी पूरे कमरे को किसी सपने जैसा बना रही थी। कमरे के अंदर आर्यन और उसके कुछ दोस्त आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। वहीं पास में खड़ी थी निहारिका, आर्यन की ऑफिस की सहकर्मी, जो अभी उनके साथ आई थी। काव्या को देखते ही आर्यन के एक दोस्त ने हंसते हुए कहा, भाभी, घर में कोई बड़े बुजुर्ग नहीं हैं, तो जितना हो सका हमने इंतजाम कर दिया है। अब थोड़ा बहुत एडजस्ट तो करना पड़ेगा। काव्या ने हल्के से सिर हिला दिया, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं एक अनजानी सी गांठ बन गई। यही तो वह सपना था जो वह बचपन से देखती आई थी। एक ऐसा घर जहां लोग हों, हंसी हो, अपनापन हो। वह माँ बाप के बिना बड़ी हुई थी और हमेशा चाहती थी कि शादी के बाद उसे एक भरा पूरा परिवार मिले। लेकिन जिंदगी ने उसके लिए कुछ और ही रास्ता चुना था। आर्यन का उसकी जिंदगी में आना अचानक हुआ था। एक दिन मामा ने उसकी शादी की बात तय कर दी थी और वह चाहकर भी कुछ कह नहीं पाई थी। आज वह इस नए जीवन की दहलीज पर खड़ी थी, जहां उम्मीदें भी थीं और ढेर सारे अनकहे सवाल भी। इसी बीच निहारिका ने काव्या का भारी सूटकेस एक तरफ रखते हुए कहा, बहुत प्यास लगी है, जरा पानी मिल जाएगा? आर्यन तुरंत उठकर पानी की बोतल ले आया। निहारिका ने पूरी बोतल एक ही सांस में खाली कर दी और मुस्कुराते हुए बोली, काव्या, अब जल्दी से कपड़े बदल लो, काफी देर हो गई है। काव्या ने धीरे से अपना बैग उठाया और बेडरूम की ओर बढ़ गई। उसके कदमों में झिझक थी, लेकिन दिल के किसी कोने में नए सफर की हल्की सी उम्मीद भी थी। कमरे में वही नीली रोशनी और फूलों की खुशबू अब भी फैली हुई थी। दिन भर की थकान उसके शरीर पर साफ झलक रही थी। भारी लहंगा, गहने और मेकअप उसे बोझ जैसे लग रहे थे। उसकी आंखें थकी हुई थीं, लेकिन दिमाग अभी भी पूरी तरह जाग रहा था। उसने महसूस किया कि अगर वह एक पल भी और रुकी, तो शायद बिना बदले ही बिस्तर पर गिर पड़ेगी। गहरी सांस लेकर वह बाथरूम की तरफ बढ़ी। बाहर ड्राइंग रूम से अब भी हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं, हंसी, बातचीत और कपों की खनक। उसने दरवाजा बंद किया और ठंडी टाइल्स पर नंगे पैर रखे। कोने में लगा बड़ा सा आईना उसकी तरफ देख रहा था। शीशे पर पानी की बूंदें जमी थीं,
जिनमें किसी धुंधली परछाई का आभास हो रहा था। काव्या ने जल्दी से अपने कपड़े उतारे और आईने के सामने खड़ी हो गई। उसने खुद को ध्यान से देखा। चेहरा वही था, शरीर वही था, लेकिन आंखों में कुछ बदला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई और उसकी आंखों से झांक रहा हो। इधर आओ! एक फुसफुसाती सी आवाज उसके कानों में पड़ी। वह बुरी तरह चौंक गई। क कौन? उसके मुंह से मुश्किल से शब्द निकले। बाहर अब भी हल्की आवाजें आ रही थीं, लेकिन बाथरूम के अंदर सब कुछ थम सा गया था। कोई जवाब नहीं मिला। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जल्दी जल्दी नहाने लगी। ठंडे पानी की धार ने उसके शरीर को झकझोर दिया। जैसे ही वह तौलिए से बाल पोंछने लगी, उसे लगा कि कोई दरवाजे के बाहर खड़ा है। उसने डरते डरते दरवाजा खोला। बाहर सन्नाटा था। सिर्फ वही नीली रोशनी जल रही थी। न कोई इंसान, न कोई हलचल। आर्यन, उसने धीमे से पुकारा। कोई जवाब नहीं आया। लिविंग रूम पूरी तरह खाली था। पल भर के लिए उसने खुद को समझाया कि यह सब उसकी थकान और घबराहट का असर है। तभी वही आवाज फिर से गूंजी। इधर आओ! इस बार आवाज पहले से ज्यादा पास लग रही थी। काव्या का गला सूख गया। उसके हाथ ठंडे पड़ने लगे। आर्यन, आर्यन! वह लगभग कांपते हुए बोली। अरे, मैं यहीं हूं! अचानक आर्यन की आवाज उसके ठीक पीछे से आई। काव्या बुरी तरह घबरा गई और तेजी से पलटी। आर्यन उसके सामने खड़ा था, हाथ में तौलिया लिए हुए। तुम्हें देर हो रही थी, इसलिए सब लोग निकल गए। मैंने सोचा तुम्हें परेशान न करूं। उसने बिल्कुल सामान्य अंदाज में कहा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नीली रोशनी में काव्या की आंखों में आए आंसू आर्यन को दिखाई नहीं दिए। वह एक पल के लिए सोच में पड़ गई। क्या उसे उस आवाज के बारे में बताना चाहिए? क्या आर्यन इसे सिर्फ उसकी थकान समझेगा, या फिर वह उसे वहम करने वाली समझ बैठेगा? इन्हीं सवालों के बीच काव्या खड़ी रह गई और घर की दीवारें मानो उसकी खामोशी को और गहराई से सुन रही थीं। उसने कुछ भी नहीं कहा। बिना किसी प्रतिक्रिया के वह चुपचाप कमरे में वापस लौट आई। कदमों में जैसे जान ही नहीं बची थी। उसने खुद को बिस्तर पर गिरा दिया और आंखें बंद कर लीं। धीरे धीरे नींद उसकी पलकों पर उतरने लगी, लेकिन उसके भीतर कहीं कुछ जाग चुका था। कोई सवाल, कोई अनसुलझी गांठ, या शायद कोई ऐसी परछाई जिसे नाम देना आसान नहीं था। काव्या मिश्रा ने सोचा था कि यह रात उसकी जिंदगी की सबसे खास रातों में से एक होगी। नए रिश्ते, नए सपने और एक नई शुरुआत की हल्की सी घबराहट उसके दिल में थी। लेकिन जब आर्यन वर्मा कमरे में दाखिल हुआ, तो उसकी आंखों में एक अलग ही गहराई और संजीदगी थी। काव्या, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, आर्यन ने शांत लेकिन ठहरे हुए स्वर में कहा। मेरा मानना है कि हमें पहले एक दूसरे को समझना चाहिए। कोई जल्दी नहीं, कोई दबाव नहीं। बाकी बातें वक्त के साथ खुद समझ में आ जाएंगी। कमरे में कुछ पलों के लिए गहरी खामोशी छा गई। काव्या ने उसकी आंखों में देखा। वहां दिखावा नहीं था, न ही अधिकार जताने की कोई जल्दबाजी। उसने हल्के से सिर हिला दिया। उस पल शब्दों की जरूरत नहीं थी। वह समझ गई थी कि आर्यन सिर्फ अच्छा इंसान ही नहीं, बल्कि एक सुलझा हुआ और संवेदनशील साथी भी है। अगली सुबह खिड़की की झिड़ी से आती हल्की रोशनी ने कमरे को धीरे धीरे उजाला देना शुरू किया। काव्या की नींद किसी धीमी सी हलचल से खुली। वह उठी और लिविंग रूम की ओर बढ़ी। वहां का दृश्य देखकर वह एक पल के लिए ठिठक गई। आर्यन शादी में मिले उपहारों को खोलकर देख रहा था। हर गिफ्ट को ऐसे उलट पलट कर देख रहा था जैसे कोई बच्चा नए खिलौने पाकर खुश हो जाता है। उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान थी। मैं चाय बना लाती हूं, काव्या ने कहा। चाय तो बन चुकी है, आर्यन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आओ, यहां बैठो। देखो कितने अच्छे गिफ्ट्स आए हैं। उसने एक खूबसूरत रैपिंग पेपर में लिपटा हुआ गिफ्ट काव्या की ओर बढ़ाया। काव्या की आंखों में एक पल के लिए चमक आई, लेकिन उसी पल उनमें एक जानी पहचानी नमी उतर आई। पिता की दौलत की उसे कभी कमी नहीं रही, लेकिन बचपन में मां का स्नेह उसे कभी नहीं मिला। वह नौकरों के बीच पली बढ़ी थी। घर था, लेकिन अपनापन नहीं। जब वह सिर्फ 7 साल की थी, तब उसकी मां का निधन हो गया। उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन नई मां ने उसे कभी बेटी की तरह स्वीकार नहीं किया। उसका बचपन हॉस्टल की ऊंची दीवारों के बीच बीता। छुट्टियों में जब वह घर आती, तो उसे पिता से मिलने का इंतजार रहता, लेकिन वे हमेशा व्यस्त रहते। साल में बस 2 ही मौके होते जब वे उससे ठीक से बात करते, एक उसके जन्मदिन पर और दूसरा तब जब वह परीक्षा में अच्छे नंबर लाती। इन सब के बीच एक ही इंसान था जिसने उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। विजय अंकल। हर साल वे उसे नेपाल के पोखरा ले जाते।
वहां वह 1 महीने तक बेफिक्र होकर जीती थी, हंसती थी, घूमती थी। वही एक समय था जब उसे सच में परिवार होने का एहसास होता था। इतनी देर से क्या सोच रही हो? आर्यन की आवाज ने उसे वर्तमान में खींच लिया। काव्या ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झटका। कुछ नहीं, उसने कहा और चाय का कप उठाकर आर्यन के पास बैठ गई। उसकी उंगलियां कप की गर्म सतह को छू रही थीं, लेकिन उसके भीतर अब भी अतीत की ठंडक जमी हुई थी। शांति विहार देवपुर में स्थित वह अपार्टमेंट शहर के किनारे बसा हुआ था। सुबह की रोशनी वहां खुलकर आती थी, लेकिन चारों ओर फैली शांति माहौल को थोड़ा रहस्यमय बना देती थी। हल्की धूप ने कमरे को सुनहरी रंगत दे दी थी। काव्या ने जैसे ही पर्दे हटाए, ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आ गया। तभी उसकी नजर कमरे के कोने में रखे एक बड़े फ्रेम पर पड़ी। ये क्या है आर्यन? आर्यन ने अखबार से नजर उठाई। ओह ये, वह मुस्कुराया। ये मेरे दोस्त अजय अग्रवाल की भेजी हुई पेंटिंग है। जयपुर का मशहूर कलाकार है, शादी के तोहफे में भेजी है। काव्या ने तस्वीर को गौर से देखा। उसमें कुछ ऐसा था जो उसे भीतर तक असहज कर रहा था। इसे मैं बेडरूम में लगा देता हूं, आर्यन ने उत्साह से कहा और फ्रेम उठा लिया। करीब 10-15 मिनट बाद बेडरूम से उसकी आवाज आई। इधर आओ, जरा देखो, कितनी खूबसूरत लग रही है। काव्या धीमे कदमों से बेडरूम की ओर बढ़ी। दिन की सफेद रोशनी में कमरा चमक रहा था। बिस्तर के पास की दीवार पर अब वह विशाल पेंटिंग टंगी हुई थी। उसे देखते ही काव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। तस्वीर में एक विशाल गरुड़ गहरे नीले आकाश में उड़ता दिख रहा था। उसके पंजों में एक स्त्री की आकृति जकड़ी हुई थी। स्त्री के बाल फ्रेम से बाहर निकलते हुए प्रतीत हो रहे थे, मानो किसी भी क्षण वे हिलने लगेंगे। एक तेज सिहरन उसकी रीढ़ में दौड़ गई। ये ये कैसी तस्वीर है? उसकी आवाज भर्रा गई। आर्यन उत्साह से बोला, देखो कितनी बारीकी से बनाई है। ऐसा लगता है जैसे गरुड़ अभी पेंटिंग से बाहर निकल आएगा। और लड़की के बाल जैसे असली हों। ये साधारण पेंटिंग नहीं है, 3D आर्ट वर्क है। लेकिन काव्या जैसे वहां थी ही नहीं। उसकी आंखें पेंटिंग पर थीं, लेकिन दिमाग किसी और ही अंधेरे कोने में चला गया था। डर, घबराहट और एक पुराना जख्म फिर से जाग उठा। उसे पक्षियों से डर, उड़ते जीवों से असीम भय। यह बात कोई नहीं जानता था सिवाय विजय अंकल के। वह डर जिसे उसने सालों तक दबाकर रखा था, आज एक भयानक रूप में उसके सामने खड़ा था। उसने कांपते हुए हाथ से दीवार की ओर इशारा किया। इसे हटा दो, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। आर्यन उसकी हालत समझ नहीं पाया। उसने हल्के अंदाज में कहा, पहले पानी पी लो, शायद ठीक से नींद नहीं हुई। मैं नाश्ता लेकर आता हूं। काव्या की नजरें अब भी उस गरुड़ पर जमी थीं। उसे ऐसा लगा जैसे पेंटिंग में कैद वह स्त्री अब उसे देख रही हो। उसने पानी पिया, लेकिन सांसें सामान्य नहीं हुई। आर्यन कमरे से निकल गया। कुछ देर बाद अपार्टमेंट में गहरी खामोशी छा गई। इतनी गहरी कि काव्या को अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई देने लगी। नहाकर वह ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हुई। गीले बाल उसके कंधों पर गिर रहे थे। वह कंघी कर रही थी, लेकिन दिमाग उसी तस्वीर में उलझा था। वह जानती थी कि यह पेंटिंग हटाना आसान नहीं है। यह आर्यन की पसंद थी। वह उसे समझाएगी या नहीं, यह डर भी उसे रोक रहा था। तभी उसकी नजर आईने पर पड़ी। आईने में दीवार पर टंगी पेंटिंग का प्रतिबिंब पहले से कहीं ज्यादा साफ दिख रहा था, और वह अब ज्यादा जीवित लग रही थी। गरुड़ के पंजों में फंसी वह स्त्री अब उसकी ओर देख रही थी, खुली आंखों से, डर और पीड़ा से भरी हुई। और तभी कुछ बदल गया। उसका चेहरा अब हूबहू काव्या मिश्रा जैसा लग रहा था। यह एहसास होते ही उसकी सांस जैसे अटक गई। दिल में एक तीव्र और दर्दनाक धड़कन दौड़ पड़ी। उसने झटके से अपनी नजरें हटा लीं, जैसे ज्यादा देर देखने से कुछ भयानक हो जाएगा। डर के मारे उसके पैर जवाब दे गए और वह बिस्तर पर गिर पड़ी। दोनों हाथों से उसने अपना चेहरा ढक लिया। उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था। उसके होठों से घुटी घुटी आवाज निकली, नहीं, मैं तुम्हारी तरफ अब और नहीं देखूंगी। मैं इस कमरे में अब और नहीं रह सकती। नहीं, नहीं, मैं अब इस कमरे में कभी नहीं आऊंगी। कमरे की नीली रोशनी अब भी वैसी ही थी। तस्वीर अब भी दीवार पर टंगी हुई थी, लेकिन काव्या को ऐसा लग रहा था कि वह अब सिर्फ एक तस्वीर नहीं रह गई थी। वह कुछ और बन चुकी थी, जैसे उसमें कोई चेतना आ गई हो। अगले 7 दिन किसी तरह सामान्य बीत गए। आर्यन वर्मा आज पहली बार ऑफिस जाने वाला था। काव्या यह सोचकर ही घबरा रही थी कि इतने दिनों बाद वह पूरे घर में अकेली रहने वाली है। सुबह होते ही दरवाजे की घंटी बजी।
काव्या ने जाकर दरवाजा खोला। सामने निहारिका सिंह खड़ी थी, हमेशा की तरह चहकती हुई। आज तुम्हारे पतिदेव ऑफिस जा रहे हैं? निहारिका ने हल्के मजाक और चिंता भरे स्वर में कहा। तुम अकेले रह पाओगी ना? अगर दिक्कत हो तो मैं मां से कह दूं, वे आ जाएंगी। काव्या ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। नहीं, मैं संभाल लूंगी। अगर जरूरत पड़ी तो मासी को फोन कर लूंगी। निहारिका ने उसकी आंखों में ध्यान से झांकते हुए कहा। ठीक है, लेकिन अगर कुछ भी अजीब लगे तो एक फोन करना। मां तुरंत आ जाएंगी, या फिर तुम खुद उनके पास चली जाना। इतनी ही बात हो रही थी कि आर्यन ने घड़ी की ओर देखते हुए कहा, चलो, बहुत देर हो रही है। मैं तो तैयार हूं, अब तुम्हारा इंतजार है। निहारिका और आर्यन के जाते ही घर में एक अजीब सी शांति फैल गई। शांति विहार देवपुर का यह इलाका वैसे भी सुनसान रहता था। ऊपर से घर के पीछे फैली विशाल झील पूरे माहौल को और रहस्यमय बना देती थी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी, जो खिड़कियों को रह रहकर थपथपा रही थी। सारे काम निपटाकर काव्या घर के पिछवाड़े बने बरामदे में आकर खड़ी हो गई। सुबह से ही आसमान कुछ अजीब लग रहा था, बिल्कुल भारी काले बादलों से ढका हुआ। ऐसा लग रहा था कि किसी भी पल बारिश शुरू हो जाएगी। बरामदे से झील की ओर देखते हुए उसने महसूस किया कि काले बादलों का रंग झील की सतह में घुलकर एक गहरी धुंधली छाया बना रहा है, मानो आसमान और पानी आपस में मिल गए हों, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें एक कर रही हो। वह उस दृश्य में खोई ही थी कि अचानक झील की शांत सतह पर हलचल हुई। काले रंग के कोरमोरेंट पक्षियों का एक झुंड झील में गोता लगाकर बाहर निकला। पानी से टपकती उनकी चमकदार काली देह और ठंडी गहरी आंखें देखकर काव्या का दिल बैठने लगा। उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही थी। कुछ पक्षी झील से निकलकर किनारे की ओर बढ़ने लगे। वे इतने करीब आ गए थे कि काव्या के हाथ से चाय का कप छूट गया। कप फर्श पर गिरकर टूट गया। कांच के टुकड़े चारों ओर बिखर गए और उसी पल उसके भीतर भी कुछ टूटने की आवाज गूंज उठी। डर के मारे वह 2 कदम पीछे हटी। तभी घर के अंदर से पंखों के फड़फड़ाने की एक तेज और भयानक आवाज आई। उसका दिल जोर से धड़क उठा। आवाज बेडरूम की ओर से आ रही थी। वह घबराते हुए कमरे की तरफ बढ़ी ही थी कि दरवाजे के कोने से उसकी उंगली टकरा गई। हल्की सी चीख उसके मुंह से निकल गई। ओह! तेज जलन हुई। खून की गर्म बूंदें उसकी उंगली से टपकने लगीं। दर्द के मारे उसकी आंखें भर आईं। लेकिन उसी क्षण बेडरूम के अंदर से एक औरत की दर्द भरी, गहरी और भयावह चीख गूंजी। बाहर बिजली कड़क उठी। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। हवा ने खिड़कियों को जोर से झकझोर दिया। काव्या घबराकर पीछे हट गई। उसके पैर कांप रहे थे। किसी तरह उसने फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और कांपते हाथों से रुई से घाव को बांधने लगी। लेकिन उसका ध्यान अपनी उंगली पर नहीं था। उसका पूरा ध्यान बेडरूम से आ रही पंखों की उस डरावनी आवाज पर टिका हुआ था। वहां क्या था? कोई इंसान या फिर कोई ऐसी चीज जो अब जाग चुकी थी? काव्या की सांसें तेज चल रही थीं। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। वह लिविंग रूम में जड़ बनी खड़ी थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसके पैर जमीन से चिपका दिए हों। उसने हिचकिचाते हुए फोन उठाया और निहारिका की मां को कॉल करने का सोचा। उसकी उंगलियां तेजी से नंबर डायल करने लगीं। लेकिन जैसे ही उसने फोन कान से लगाया, दूसरी ओर से एक ठंडी यांत्रिक आवाज आई। यह नंबर नेटवर्क सीमा से बाहर है। उसका दिल जोर से धक कर रह गया। बारिश की वजह से नेटवर्क चला गया होगा। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। उसके पेट में हल्का सा मरोड़ उठा। सुबह से उसने ठीक से कुछ खाया भी नहीं था। जितना हो सका उसने अकेले ही घर के सारे काम निपटाए थे। आर्यन ने वादा किया था कि कुछ दिनों में एक रसोइया रख देगा, लेकिन तब तक सब कुछ उसे ही संभालना था। अब कमरे से वह अजीब आवाज नहीं आ रही थी। सिर्फ बाहर बारिश की झमाझम आवाज गूंज रही थी। भीगी हवा खिड़की की दरार से अंदर आ रही थी। कहीं दूर बिजली कड़की और एक पल के लिए पूरा घर तेज रोशनी से भर गया। फिर वहीं घना अंधेरा। काव्या ने अपने भीतर की घबराहट को दबाने की कोशिश की। यह सब मेरे दिमाग का वहम है, उसने खुद से कहा। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन उसका दिल अब भी बेकाबू होकर धड़क रहा था। उसने गहरी सांस ली, खुद को संभाला और धीरे धीरे बेडरूम की ओर बढ़ने लगी। हर कदम के साथ उसकी धड़कन और तेज होती जा रही थी। कमरे में अजीब सी ठंडक फैल गई थी, मानो किसी ने सारी गर्मी निचोड़ ली हो। कांपते हुए वह दरवाजे के पास पहुंची। उसने सांस रोककर कान लगाया। इधर आओ, काव्या, इधर आओ।
दरवाजे के दूसरी ओर से वही भयावह स्त्री की आवाज आ रही थी, धीमी लेकिन इतनी गहरी कि उसकी हड्डियों तक सिहरन दौड़ गई। तभी अचानक पूरे कमरे की लाइटें चली गईं। चारों ओर घुप अंधेरा छा गया। सिर्फ बाहर कड़कती बिजली की चमक से पल भर के लिए चीजें दिख जाती थीं। फिर एक और आवाज आई, खरोंचने की आवाज, जैसे कोई नुकीली चीज लकड़ी के दरवाजे को बेरहमी से खुरच रही हो। काव्या की आंखें डर से फैल गईं। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। यह सब सच था। वह धीरे धीरे दरवाजे के सामने खड़ी हो गई। वह जोर से रोना चाहती थी, चीखना चाहती थी, लेकिन उसके गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। उसे लग रहा था कि अगर उसने एक भी शब्द बोला तो वह चीज दरवाजे के उस पार से बाहर निकल आएगी। तभी अचानक दरवाजे के नीचे से कोई नुकीली चीज सरसराती हुई बाहर निकली। वह चमकदार थी, धारदार थी और असहनीय रूप से ठंडी। अगले ही पल काव्या मिश्रा के मुंह से एक भयानक चीख निकल गई। उसके पैर में जैसे आग लग गई हो। उसने घबराकर नीचे देखा। उसके पैर से खून टपक रहा था। अब तक उसे लग रहा था कि शायद यह सब उसके दिमाग का भ्रम है, लेकिन खून झूठ नहीं बोल सकता था। उसने कांपते हाथों से अपने पैर को छुआ। वह गीला था, ठंडा था और उसमें एक अजीब सी तीखी गंध थी। यह सच था। खून सच में बह रहा था। उसका सिर चकराने लगा। आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। नहीं, अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुक सकती, उसने खुद से कहा। उसने उसी क्षण तय कर लिया कि वह निहारिका सिंह के घर चली जाएगी। वह तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ी, लेकिन तभी बेडरूम के अंदर से वही डरावनी महिला की आवाज गूंज उठी। इस बार वह फुसफुसा नहीं रही थी, वह चीख रही थी, दरवाजा खोल दे, नहीं तो इसे तोड़कर बाहर आ जाऊंगी। खोल दे, दरवाजा खोल दे। वह आवाज इतनी तेज और गूंजदार थी कि दीवारें तक कांप उठीं। अगले ही पल धड़ाम, किसी ने दरवाजे पर जोरदार प्रहार किया। काव्या का सिर घूम गया। अंधेरा, खून, चीखें, सब कुछ एक साथ उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। उसकी नजरें धुंधली पड़ने लगीं। शरीर ने साथ छोड़ दिया और वह वहीं फर्श पर बेहोश होकर गिर पड़ी। जब काव्या को होश आया तो सबसे पहले उसके कानों में किसी के जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज पड़ी। उसका सिर भारी लग रहा था, जैसे किसी ने भीतर से उसे जकड़ रखा हो। फिर दरवाजे के दूसरी ओर से आर्यन वर्मा की आवाज सुनाई दी, काव्या, काव्या, दरवाजा खोलो, सुन रही हो? उसके बाद निहारिका सिंह की घबराई हुई आवाज आई, काव्या, तुम ठीक हो? प्लीज दरवाजा खोलो। काव्या ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। कमरा हल्की रोशनी से भरा हुआ था, लेकिन सब कुछ उसे धुंधला दिख रहा था। वह फर्श पर पड़ी हुई थी, कमरे के ठीक बीचों बीच। उसका सिर अभी भी घूम रहा था। उसने दीवार पर लगी घड़ी की ओर देखा। समय था सुबह 8 बजे। इतनी देर हो गई, उसके होंठ हिले। इसका मतलब वह पूरा दिन और पूरी रात यहीं बेहोश पड़ी रही थी। वह हड़बड़ाकर उठी और अपने पैर की ओर देखा। वहां न कोई घाव था, न खून का कोई निशान। सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर दरवाजे के पास लगी, उसकी छोटी उंगली पर गई, उसका दिल बैठ गया। वह उंगली सूजी हुई थी, जैसे किसी ने उसे बहुत जोर से दबाया हो। क्षण भर के लिए उसके दिमाग में वही भयानक दृश्य घूम गया। दरवाजे के नीचे से निकलती नुकीली चीज, खून, उसकी चीख। लेकिन अब कुछ भी नहीं था। क्या यह सब सिर्फ मेरा भ्रम था? उसने खुद से पूछा। वह झटके से उठी और दौड़कर दरवाजा खोला। सामने आर्यन और निहारिका खड़े थे। दोनों पूरी तरह भीगे हुए थे, जैसे अभी अभी तेज बारिश में से आए हों। आर्यन बिना कुछ कहे सीधे अंदर चला गया। निहारिका ने काव्या को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में गहरी चिंता थी। तुम ठीक हो ना? निहारिका ने धीमी और नरम आवाज में पूछा। हम घंटों से तुम्हें फोन कर रहे थे, लेकिन तुमने दरवाजा ही नहीं खोला। आर्यन बहुत डर गया था, और मैं भी। काव्या कुछ नहीं बोली। उसने बस धीरे से सिर हिला दिया। उसके दिमाग के भीतर अब भी तूफान मचा हुआ था। वह बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द उसके होंठों तक आकर रुक गए। आर्यन ने बिना कुछ पूछे अपने गीले कपड़े उतारे और बाथरूम की ओर चला गया। निहारिका दरवाजे के पास ही खड़ी रही। उसकी नजर काव्या की आंखों पर थी, जिनमें अब भी कोई अनकहा डर तैर रहा था। कुछ पल की चुप्पी के बाद निहारिका ने धीरे से कहा, देखो, अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझसे खुलकर बात कर सकती हो। मुझे अपनी बड़ी बहन जैसा समझो। काव्या की आंखें भर आईं। आंसुओं ने उसकी दृष्टि धुंधली कर दी। निहारिका ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी हथेली दबाई। अपना ख्याल रखना।
कहकर वह धीरे धीरे अपने फ्लैट की ओर चली गई। काव्या दरवाजे के पास तब तक खड़ी रही जब तक निहारिका उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गई। घर में फिर वही अजीब सी शांति फैल गई। जब आर्यन कमरे में आया और उसकी नजर बिस्तर पर पड़ी तो वह चौंक गया। बिस्तर पूरी तरह अस्त व्यस्त था। चादर सिकुड़ी हुई थी, तकिए जमीन पर पड़े थे और रजाई बीच से उल्टी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई जबरदस्त संघर्ष हुआ हो। आर्यन ने काव्या की ओर देखा। बिस्तर की यह हालत कैसे हो गई? उसकी आवाज में हैरानी और अविश्वास था। काव्या खुद भी अवाक थी। मुझे नहीं पता, उसने धीमे स्वर में कहा। मैं इस कमरे में आई ही नहीं। वह दरवाजे के बाहर ही खड़ी रही, मानो अंदर कदम रखने से भी डर रही हो। उसकी आंखें कमरे के कोनों में कुछ ढूंढ रही थीं, कुछ अनदेखा, कुछ अनकहा। आर्यन के माथे पर शिकन आ गई। तुम पूरा दिन इस कमरे में आई भी नहीं? काव्या ने चुपचाप सिर झुका लिया। उसके भीतर एक अजीब सी शर्मिंदगी भर गई। उसने बिस्तर ठीक नहीं किया था, खाना नहीं बनाया था, यहां तक कि खुद भी कुछ नहीं खाया था। एक भारीपन उसके सीने में उतर आया, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे जकड़ रहा हो। वह जल्दी से रसोई की ओर बढ़ी, लेकिन तभी आर्यन की आवाज उसके पीछे गूंजी। रुको! काव्या के कदम ठिठक गए। मैं खाना ले आता हूं, आर्यन ने दृढ़ लेकिन नरम स्वर में कहा। तुम्हें कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं। जब तक हमें कोई कुक नहीं मिल जाता, हम बाहर से खाना मंगवा लेंगे। काव्या कुछ कहने ही वाली थी कि आर्यन ने आगे कहा, सुबह का नाश्ता मैनेज हो जाएगा, दोपहर और रात का खाना मैं देख लूंगा। उसके भीतर का बोझ अचानक हल्का हो गया। डर और अनिश्चितता का जो काला बादल उसके मन पर छाया हुआ था, वह धीरे धीरे हल्की धूप में बदलने लगा। हॉस्टल और नौकरों के बीच पली बढ़ी लड़की अचानक कुछ ही दिनों में एक परिपूर्ण गृहिणी नहीं बन सकती थी। आर्यन यह समझ गया था और यह सोचकर काव्या को अच्छा लगा। लेकिन इसके बाद भी काव्या की दोपहरें किसी अनजानी धुंध में डूबती चली गईं। हर रोज ठीक दोपहर के वक्त वही भयावह सिलसिला शुरू हो जाता। बंद दरवाजे के पीछे से किसी पक्षी की डरावनी चीखें और किसी लड़की की दर्द भरी करुण पुकार। बचाओ! काव्या दरवाजे के बाहर सन्न बैठी रहती। उठने की हिम्मत नहीं होती। उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ जाता। हर दिन, हर दोपहर वही आवाजें। कभी वह घुटनों में सिर छिपाए बैठी रहती, कभी छत की ओर खाली नजरों से देखती रहती। न जाने कितनी बार वह वहीं बैठे बैठे सो गई थी। हर बार उसकी नींद आर्यन की आवाज से टूटती। काव्या, कहाँ हो तुम? जैसे किसी अंधेरी खाई से उसे खींचकर बाहर लाया जा रहा हो। कुछ ही दिनों में उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ गए। चेहरा बुझा बुझा सा रहने लगा। निहारिका ने कई बार पूछा, तुम इतनी थकी हुई क्यों लगती हो? लेकिन काव्या हर बार बस हल्की सी मुस्कान के साथ बात टाल देती। वह किसी को भी अपनी इस दहशत के बारे में नहीं बता सकती थी। वह रविवार की सुबह थी। उस दिन आर्यन घर पर ही था, बस थोड़ी देर के लिए बाजार गया था। काव्या ने महसूस किया कि आज पूरे दिन उसे किसी तरह का डर नहीं लगा। न कोई चीख, न कोई फड़फड़ाहट, न कोई साया, न कोई आवाज। कई दिनों बाद उसने राहत की सांस ली। लेकिन क्या यह सच में राहत थी या फिर किसी और तूफान के आने से पहले की खामोशी? आर्यन ने प्लेट में चावल डालते हुए अचानक कहा, अच्छा सुनो, आज शाम तुम्हारे अंकल आ रहे हैं। मैं तुम्हें बताना भूल गया था। काव्या का हाथ हवा में ही रुक गया। अंकल? आर्यन ने सिर हिलाया। हाँ, संजय त्रिपाठी। उन्होंने कई बार कॉल किया था, लेकिन तुमने फोन नहीं उठाया। काव्या ने धीरे से मोबाइल उठाया। स्क्रीन पर ढेरों मिस्ड कॉल्स और अनपढ़ मैसेज चमक रहे थे। उसे याद ही नहीं था कि फोन कब बजा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे अब भी उन मैसेजेस को खोलने या कॉल्स का जवाब देने की कोई इच्छा नहीं हो रही थी। एक अजीब सी थकान उसे हर वक्त घेरे रहती थी, ऐसी थकान जिससे वह चाहकर भी मुक्त नहीं हो पा रही थी। शाम का आसमान धीरे धीरे अंधेरे की गहरी रहस्यमयी गोद में समाता जा रहा था। हवा में फिर वही जानी पहचानी ठंडक घुलने लगी थी, जैसे कोई अदृश्य साया पूरे घर पर धीरे धीरे अपना कब्जा जमाने को तैयार खड़ा हो। ठीक उसी समय संजय त्रिपाठी घर के अंदर दाखिल हुए। दरवाजे की दहलीज पार करते ही उनकी नजर काव्या मिश्रा पर पड़ी। उनका चेहरा एक पल में सख्त हो गया। आवाज में हैरानी और चिंता दोनों साफ झलक रही थीं। ये क्या हाल बना रखा है तुमने? चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों लग रहा है? काव्या कुछ नहीं बोली, बस उनकी आवाज सुनते ही उसकी आंखें दस भर आईं। अगले ही पल वह फूट फूट कर रोने लगी। मां के गुजर जाने के बाद संजय त्रिपाठी ही वह एकमात्र इंसान थे
जिनसे वह बिना डर, बिना झिझक सब कुछ कह सकती थी। अपने सारे डर, सारी घबराहट। इतने दिनों बाद उसे ऐसा लगा जैसे डूबते इंसान को अचानक सहारा मिल गया हो। उसने उनके हाथ कसकर पकड़ लिए। अंकल, मुझे आपको कुछ दिखाना है। आर्यन के आने से पहले मेरे बेडरूम में चलिए। संजय त्रिपाठी एक पल के लिए झिझके, फिर धीमे स्वर में बोले, चलो। कमरे की दहलीज पर कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडी हवा उनके पैरों से टकराई। काव्या के हाथ कांप रहे थे। उसने दीवार पर टंगी उस बड़ी सी तस्वीर की ओर इशारा किया। अंकल, एक बात कहूं, आप वादा करिए कि मुझे पागल नहीं समझेंगे। संजय त्रिपाठी अब पूरी तरह गंभीर हो चुके थे। उन्होंने काव्या की आंखों में देखते हुए कहा, पहले बताओ, हुआ क्या है? काव्या ने धीमी कांपती आवाज में कहना शुरू किया, जब मैं अकेली होती हूं तो इस तस्वीर से अजीब अजीब आवाजें आती हैं, और इसमें जो लड़की बनी है ना, वह मुझसे बात करती है। संजय त्रिपाठी ने बिना कुछ बोले तस्वीर को ध्यान से देखा, बहुत देर तक, लेकिन वहां उन्हें कुछ भी असामान्य नजर नहीं आया। उनकी चुप्पी देखकर काव्या का दिल बैठने लगा। उसने धीरे से उनका हाथ छोड़ दिया। अंकल, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? उन्होंने गहरी सांस ली। ये तस्वीर यहां क्यों रखी गई है? आर्यन के एक दोस्त अभिषेक राणा ने शादी में गिफ्ट दी थी। जयपुर में रहता है। संजय त्रिपाठी की नजर अब तस्वीर से हटकर काव्या एक पर टिक गई। काव्या की आवाज और धीमी हो गई। आप जानते हैं ना, मुझे पक्षियों से कितना डर लगता है। रात में मैं इसकी तरफ देख भी नहीं पाती। जब आर्यन घर पर नहीं होता तो इस कमरे का दरवाजा तक नहीं खोलती। मुझे हमेशा लगता है कि कोई दरवाजे पर खरोंच मार रहा है और अंदर से कोई लड़की जोर जोर से चीख रही है। संजय त्रिपाठी की भौहें सिकुड़ गईं। तूने कभी दरवाजा खोलकर देखा? हाँ अंकल, एक बार हिम्मत करके खोला था, लेकिन तब कुछ भी नहीं था। जैसे ही दरवाजा बंद किया, फिर से वही आवाजें शुरू हो गईं। मैं आर्यन से बात करूंगा। नहीं, काव्या घबराकर उनका हाथ पकड़ लेती है। प्लीज उसे मत बताइए, वह मुझे पागल समझेगा। कुछ पल की चुप्पी के बाद संजय त्रिपाठी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, चिंता मत कर, मैं देख लूंगा। लेकिन उनकी आंखों में भी एक अजीब सी बेचैनी साफ नजर आ रही थी। रात का खाना खत्म होते ही संजय त्रिपाठी जाने लगे। दरवाजे पर रुककर उन्होंने आर्यन वर्मा की ओर देखा। एक बात कहूं, बुरा मत मानना, तुम्हारे बेडरूम में जो तस्वीर है वह शुभ नहीं लगती। तुम लोग नए नए शादीशुदा हो। घर में ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए जो बेचैनी बढ़ाएं। आर्यन एक पल को गंभीर हो गया, फिर बोला, ठीक है अंकल, मैं तस्वीर हटा दूंगा। अगली सुबह शांति विहार देवपुर के उस फ्लैट में हल्की धूप फैल चुकी थी। नाश्ते की टेबल पर बैठी काव्या ने आर्यन की ओर देखा। कल अंकल ने आपसे कुछ कहा था। हाँ, तस्वीर के बारे में। शाम को बात करेंगे, अभी मीटिंग है। इतना कहते ही डोरबेल बज गई। लगता है निहारिका आ गई। आर्यन मुस्कुरा दिया। काव्या ने दरवाजा खोला और अगले ही पल उसका चेहरा सफेद पड़ गया। निहारिका सिंह के हाथ में एक पिंजरा था। उसके अंदर एक हरा तोता बैठा था। उसकी लाल चमकती आंखें सीधे काव्या को घूर रही थीं। एक ठंडी सिहरन उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। उसके हाथ कांपे और कांच का कटोरा नीचे गिरकर चकनाचूर हो गया। क्या हुआ काव्या? आर्यन घबराकर उसकी ओर बढ़ा। निहारिका ने जल्दी से पिंजरा एक तरफ रखा। सॉरी, शायद अचानक डर गई। काव्या की नजरें अब भी उन लाल आंखों पर जमी थीं। मम्मी की तबीयत खराब है, दिन भर घर पर कोई नहीं रहेगा। आज मिट्ठू को यहीं रख दूं तो ठीक रहेगा, बस दिन भर के लिए। काव्या कुछ बोल नहीं पाई। आर्यन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। शाम को तस्वीर हटा दूंगा। डर लग रहा था तो पहले बता देती। आर्यन और निहारिका के जाते ही फ्लैट में अजीब सी खामोशी छा गई। सिर्फ तोते की तेज चीखें गूंज रही थीं। काव्या दीवार से सटी खड़ी रही। उसकी नजरें पिंजरे से नहीं हट रही थीं। हिम्मत करके वह आगे बढ़ी। जैसे ही उसने चने डालने के लिए हाथ बढ़ाया, तोते ने जोर से पंख फड़फड़ाए, मानो चेतावनी दे रहा हो। काव्या चीख पड़ी। उसी पल बेडरूम से फिर वही लड़की की भयानक चीख गूंजी, बचाओ, मत छोड़ो मुझे। और उसके साथ ही किसी विशाल पक्षी की डरावनी कराह। 3 आवाजें, तोते की, लड़की की और उस अनदेखी चीज की। तीनों एक साथ उसके कानों में गूंज उठी। उसका सीना जैसे फटने लगा। ऐसा महसूस हुआ मानो किसी ने उसके दिल के भीतर नुकीली सुई चुभो दी हो। सांस लेना मुश्किल हो गया। फिर भी उसने खुद को संभालने की कोशिश की। फर्श पर बिखरे चनों को उठाकर वह पिंजरे की ओर बढ़ी ताकि किसी तरह हालात पर काबू पा सके। लेकिन तभी अचानक तोते ने इतनी जोर से अपने पंख फड़फड़ाए
कि पिंजरे का कुंडा ढीला पड़ गया और वह बाहर निकल आया। अगले ही पल पूरा कमरा जैसे पागलपन में डूब गया। तोता बेतहाशा उड़ने लगा, कभी दीवार से टकराता, कभी पर्दों पर झपट्टा मारता। पंखों की तेज आवाज, उसकी तीखी चीखें और उसी के साथ बेडरूम से आती स्त्री की करुण चिल्लाहट, सब कुछ मिलकर एक भयानक तूफान बना चुके थे। काव्या मिश्रा ने दोनों हाथों से अपने कान ढक लिए। बंद करो ये आवाजें। लेकिन डर अब उसके बस से बाहर हो चुका था। सांसें तेज थीं, सीने में घुटन बढ़ती जा रही थी। वही पुराना डर, बचपन से पीछा करता हुआ भय, पक्षियों की लाल आंखें, उनकी नुकीली चोंच, उनका अचानक झपट्टा। आज वह डर पूरी ताकत से उसके सामने खड़ा था। तभी अचानक तेज हवा का झोंका आया। धड़ाम! बेडरूम का दरवाजा अपने आप खुल गया। तोता अब भी कमरे में उन्माद की तरह उड़ रहा था। काव्या का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। वह बिना कुछ सोचे भागी, सीढ़ियों की ओर, छत की तरफ। बस कहीं दूर, कहीं खुली जगह। छत पर पहुंचते ही उसे लगा जैसे वह किसी सुनसान कब्रिस्तान में आ गई हो। चारों ओर अजीब सी शांति और गहराता अंधेरा। आसमान बोझिल था, बादल धीरे धीरे आपस में टकरा रहे थे। बीच बीच में बिजली की सफेद लकीरें अंधेरे को चीर देती, जैसे किसी छुपे हुए रहस्य पर पल भर के लिए रोशनी डाल रही हों। छत की गीली सतह उसके पैरों के नीचे फिसल रही थी। ठंड उसके डर से भी ज्यादा तीखी लग रही थी। उसने इधर उधर देखा। एक कोने में टूटी लकड़ियां, पुरानी कुर्सियां और जंग लगी लोहे की बाल्टियां पड़ी थीं। सब कुछ वीरान। लेकिन तभी उसकी नजर पानी की टंकी पर गई। वहां कुछ था, या उसे ऐसा लगा। उसका दिल जोर से धड़क उठा। हवा में फुसफुसाहट घुली हुई थी, जैसे कोई छुपकर रो रहा हो। हवा और तेज हो गई। उसका शरीर भारी होता चला गया। पैर जैसे जड़ हो चुके थे। फिर भी उसने खुद को घसीटते हुए उस ओर बढ़ाया। अचानक बिजली इतनी तेज चमकी कि छत का हर कोना साफ दिखने लगा। उसी पल एक भयानक चीख गूंजी, इतनी नजदीक, इतनी दर्द भरी, जैसे कोई ठीक उसके पीछे खड़ा होकर चीख रहा हो। काव्या ने भी चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज बारिश और हवा में कहीं खो गई। हवा एक पल के लिए थम गई। छत के पास लगा विशाल कदम का पेड़ हिलने लगा। उसकी शाखाएं नीचे झुकी हुई थीं। काव्या को लगा जैसे वह पेड़ नहीं, कोई इंसान है जो उसे घूर रहा है। पत्तों की सरसराहट अब फुसफुसाहट बन चुकी थी। नीचे झील का पानी स्याह और गहरा हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान और पानी एक दूसरे में घुल गए हों। झील के किनारे पेड़ पर बैठे कौवे जोर जोर से कांव कांव कर रहे थे। उनकी आवाजें असामान्य थीं। सड़क की लाइटें झिलमिलाने लगीं। बारिश की बूंदें पीले उजाले में किसी भटकती आत्मा जैसी लग रही थीं। काव्या ठंड से कांपने लगी। पूरे दिन उसने कुछ नहीं खाया था। सिर घूमने लगा। तभी एक और तेज झोंका आया। छत का टिन वाला दरवाजा जोर से खुला। काव्या, मैं यहीं हूं। सीढ़ियों के अंधेरे से कोई घिसटता हुआ उसकी ओर बढ़ रहा था। वही स्त्री की सर्द, भयावह आवाज, मैं यहां हूं, पानी की टंकी के पीछे। काव्या पीछे हटने लगी। हटते हटते उसकी पीठ छत की आखिरी कार्निश से टकरा गई। ऊपर देखा तो पेड़ की शाखाएं हिल रही थीं, जैसे चेतावनी दे रही हों। बारिश अब नुकीले तीरों की तरह उसके चेहरे पर चुभ रही थी। तभी एक और बिजली चमकी। उसका संतुलन बिगड़ गया। नहीं, और उसका शरीर छत की किनारे से फिसलता हुआ नीचे गिर गया। तेज बारिश और तूफानी हवा को चीरता हुआ एक भारी आवाज, फिर सन्नाटा। खुले हुए मृत आंखों के साथ उसका शरीर खून से भीगी जमीन पर पड़ा था, बिल्कुल निर्जीव। शांति विहार देवपुर के उस हिस्से में कम ही लोग आते जाते थे। आंधी तूफान और बारिश के शोर में किसी ने गिरने की आवाज नहीं सुनी। कोई चीख नहीं, कोई आहट नहीं। शाम को जब बारिश थमी, तब अपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड की नजर पीछे की ओर पड़ी। हे भगवान! उसके हाथ से छाता गिर गया। लाश मिल चुकी थी। खबर आग की तरह फैल गई। आर्यन वर्मा उस दिन ऑफिस के काम से मुंबई गया हुआ था। जब लौटा तो रात हो चुकी थी। उसने देखा काले प्लास्टिक में लिपटी काव्या की लाश मोर्चरी ले जाई जा रही थी। उसका शरीर सुन्न पड़ गया। वह घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। संजय त्रिपाठी भी खबर सुनकर पहुंचे। कुछ बोले नहीं, बस छत की ओर देखते रहे। उनके दिमाग में सवाल उमड़ रहे थे। क्या यह सच में आत्महत्या थी? भीड़ में किसी ने धीरे से कहा, लड़की अजीब थी, दिन भर कमरे में बंद रहती थी, शायद पागल थी। कोई हंसा, कोई चुप रहा। पुलिस को भी कोई खास संदेह नहीं हुआ।
डस्टबिन में टूटी कांच की कटोरी पहले से थी। आर्यन ने भी यही बताया। केस बंद हो गया। 1 साल बीत गया। आज इतने समय बाद आर्यन फिर उसी फ्लैट में लौटा। शांति विहार, देवपुर का वही घर, लेकिन दीवारों पर अब गम जमी हुई थी। कमरे के बीच पड़ी कालीन धूल से ढकी थी। वह थककर सोफे पर गिर पड़ा। तभी उसकी नजर दीवार पर टंगी काव्या की तस्वीर पर पड़ी। शादी की आखिरी निशानी। उसने तस्वीर को खाली आंखों से देखा। फिर उसके होंठों पर अजीब सी मुस्कान फैल गई। काव्या, तुम्हारे अंकल ने सोचा था कि मेरे गले पागल लड़की बांध देंगे। उसकी नशे में डूबी डरावनी हंसी कमरे में गूंज उठी। तभी रसोई से एक स्त्री की आवाज आई, आहिस्ता हंसो, वरना लोग समझेंगे कि बीवी के गम में पागल हो गए हों। कुछ ही पल बाद निहारिका सिंह नाइट गाउन में हाथों में वाइन के 2 गिलास लिए बाहर आई। उसके चेहरे पर भी वही चालाक मुस्कान थी। वह आर्यन के पास बैठी और धीमे से बोली, नाटक बढ़िया किया था। तुम पूरे 1 साल गायब रहे, फिर लौटकर काव्या मिश्रा की सारी संपत्ति अपने नाम कर ली। क्या कमाल का इन्वेस्टमेंट था डार्लिंग। आर्यन वर्मा ने हंसते हुए वाइन का लंबा घूंट लिया। उसकी आंखों में जीत की चमक साफ दिख रही थी। शादी के वक्त काव्या के मामा संजय त्रिपाठी ने मुझे खुद बताया था कि उसकी मां की पूरी संपत्ति की इकलौती वारिस वही है। उसी दिन मैंने फैसला कर लिया था। निहारिका सिंह ने भी गिलास उठाया और हल्की मुस्कान के साथ वाइन पीते हुए कहा, लेकिन संजय त्रिपाठी मुझे शुरू से सही आदमी नहीं लगे थे। मुझे लगा था वह कुछ नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने उल्टा पुलिस केस दर्ज करवा दिया। आर्यन ने सिगरेट सुलगाई, गहरी सांस ली और धुआं छत की ओर छोड़ दिया। पुलिस केस कर भी देते तो क्या, हमारे खिलाफ कोई ठोस सबूत था ही नहीं। उसने ठंडी हंसी हंसी। हाँ, लेकिन उस दिन अगर काव्या के कूदने के बाद मैंने टेप रिकॉर्डर चालू न रखा होता तो हम जरूर फंस जाते। यह कहते हुए निहारिका उठी। उसने अलमारी खोली और अंदर से एक छोटा सा पुराना टेप रिकॉर्डर निकाला। उसने प्ले बटन दबाया। कमरे में अचानक एक अजीब गूंज फैल गई। किसी पक्षी की दर्दनाक चीख, एक औरत की दिल चीर देने वाली चीख और दरवाजे पर नाखून घिसने की डरावनी आवाज। निहारिका ठाके मारकर हंस पड़ी, लेकिन उसी पल बंद फ्लैट के अंधेरे कोने में दरवाजे के पास कोई खड़ा था। एक साया, अंधेरे में डूबा हुआ, स्थिर, निश्चल। आर्यन और निहारिका उसकी मौजूदगी को महसूस तक नहीं कर पाए। हंसी रोकते हुए निहारिका बोली, जो भी हो, संजय त्रिपाठी की आंखों में मैंने शक साफ देखा था, इसलिए मैंने ही तुम्हें पूरा 1 साल देवपुर से दूर रहने को कहा था। अगर गेटवे ऑफ इंडिया वाला प्रोजेक्ट न मिला होता तो मुश्किलें सच में बढ़ सकती थी। आर्यन ने एक और लंबा कश लिया और मुस्कुराकर बोला, अब उन बातों को सोचने का कोई फायदा नहीं है। निहारिका ने अंगड़ाई ली, आज बहुत थकान हो गई है, चलो सो जाते हैं। लेकिन दरवाजे के पास खड़ा वह साया अब भी वहीं था, टकटकी लगाए, बिना पलक झपकाए। बेडरूम में घुसते ही आर्यन की नजर दीवार पर टंगी उस भयावह तस्वीर पर पड़ी। उसके पूरे शरीर में ठंडी झुरझुरी दौड़ गई। सच कहे तो यह तस्वीर उसने सिर्फ काव्या को डराने के लिए बनवाई थी। जयपुर में अपने दोस्त अभिषेक राणा से जानबूझकर इसे शांति विहार देवपुर वाले इस अपार्टमेंट में टांग दिया था। लेकिन आज जब उसने ध्यान से देखा तो गरुड़ की आंखें पहले से कहीं ज्यादा डरावनी लग रही थीं। उनमें एक अजीब सी चमक थी, ऐसी चमक जैसी जीते जागते इंसानों की आंखों में होती है। वह तस्वीर हटाने के लिए हाथ बढ़ाने ही वाला था कि पीछे से आवाज आई, तस्वीर हटा रहे हो? क्यों? निहारिका की आवाज सुनकर आर्यन ठिठक गया। पता नहीं क्यों, आज कुछ अजीब लग रहा है। निहारिका हंस पड़ी, डार्लिंग, मुझे इन सब से डर नहीं लगता। जैसी है वैसी ही रहने दो। कितने पैसे देकर मंगवाई थी? आर्यन ने ज्यादा बहस नहीं की। उसने एक आखिरी नजर तस्वीर पर डाली और फिर बिस्तर पर लेट गया। कुछ ही देर में कमरे में धीमी धीमी सांसों की आवाजें गूंजने लगीं। बिस्तर पर आदिम इच्छाओं का नृत्य शुरू हो चुका था और फिर रात के करीब 2:30 बजे निहारिका अचानक बेचैनी से जाग गई। उसका दिल तेज धड़क रहा था, धक 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 धक। उसने धीरे से आंखें खोली। कमरा अजीब से अंधेरे में डूबा हुआ था। शांति विहार की सड़क पर लगे सोडियम लैंप की हल्की पीली रोशनी पर्दों से छनकर अंदर आ रही थी। हवा ठंडी थी, लेकिन कमरे में घुटन महसूस हो रही थी। क्या लाइट चली गई? उसने मन ही मन सोचा। वह धीरे से उठी। आर्यन गहरी नींद में खर्राटे ले रहा था। तभी ड्रेसिंग टेबल के सामने किसी के बैठने की आहट हुई। कोई बैठा हुआ था, अपने बालों में कंघी कर रहा था।
कंघी के दांत बालों में फंसकर अजीब सी घिसटने वाली आवाज निकाल रहे थे। निहारिका का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। उसने जल्दी से चश्मा ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। अब ड्रेसिंग टेबल के आईने में बैठी वह परछाई धीरे धीरे साफ दिखने लगी। काले घने बालों से ढका चेहरा, सफेद साड़ी, हवा में हल्का सा कांपता हुआ धुंधला शरीर। आर्यन, आर्यन उठो! डर के मारे निहारिका ने उसे 2-3 बार झकझोरा, लेकिन आर्यन नहीं उठा। गहरी नींद में डूबा रहा। अब वह परछाई धीरे धीरे सिर उठाने लगी। आईने में उसका चेहरा पूरी तरह दिखने लगा। निहारिका की सांसें थम सी गईं। कौन हो तुम? उसने हिम्मत जुटाकर फुसफुसाया। कोई जवाब नहीं। वह बस चुपचाप बैठी रही। फिर उसने धीरे धीरे सिर मोड़ा और सीधा निहारिका की आंखों में देखने लगी। आर्यन, जल्दी उठो! निहारिका की चीख पूरे कमरे में गूंज गई, लेकिन आर्यन टस से मस नहीं हुआ। अब वह परछाई उठने लगी, कठपुतली की तरह। धीरे धीरे उसकी देह हवा में घुलने लगी, लेकिन चेहरा आईने में वहीं टंगा रह गया। कंघी अब भी बालों में चल रही थी और अचानक आईना काला पड़ गया। फिर जोरदार आवाज के साथ पूरी तरह फट गया। निहारिका घबराकर उठी और लाइट जला दी। सफेद रोशनी फैलते ही उसकी डरी हुई आंखें कमरे के हर कोने में दौड़ने लगीं। कोई नहीं था, फिर भी हवा भारी थी, जैसे कोई अभी अभी वहां से गुजरा हो। शायद यह सिर्फ मेरा भ्रम था। लाइट की रोशनी आर्यन की आंखों पर पड़ी। वह झुंझलाकर बोला, लाइट क्यों जला दी? बंद करो प्लीज। लेकिन निहारिका का दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था। कुछ तो था यहां। वह धीरे धीरे बिस्तर से उतरी। नंगी एड़ियां फर्श की ठंडक से सुन्न हो गईं। वह टेबल के पास गई। सब कुछ अपनी जगह था। तभी उसकी नजर कंघी पर पड़ी। उसमें 2-3 भूरे रंग के बाल फंसे हुए थे। उसने कंघी उठाई। बाल उसकी उंगलियों से चिपक गए और तभी उसका चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि वह जानती थी ये बाल उसके नहीं थे। उसके बाल काले और सीधे थे, लेकिन ये हल्के भूरे, थोड़े घुंघराले थे। और इन बालों की असली मालकिन 1 साल पहले मर चुकी थी, काव्या मिश्रा। निहारिका का सिर घूम गया। उसने कंघी जमीन पर फेंक दी। तभी उसकी नजर दीवार पर टंगी तस्वीर पर पड़ी। गरुड़ छोटा हो चुका था और उसके पंजों में फंसी लड़की अब और बड़ी हो गई थी। इतनी बड़ी कि पूरा फ्रेम उसी से भर गया था और अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। एक चेहरा जिसे निहारिका पहचानती थी। वह चीख पड़ी और वहीं बेहोश होकर गिर गई। कमरे में हल्की हल्की सरसराहट गूंजती रही, जैसे कोई हंस रहा हो। आर्यन घबरा कर उठा। उसने निहारिका को उठाकर बिस्तर पर लिटाया। कुछ देर बाद निहारिका ने आंखें खोली। वह कांपते हुए बोली, आर्यन, वह यहां है? आर्यन ने घबराकर पूछा, अचानक क्या हो गया था? तुम बेहोश क्यों हो गई थी? निहारिका सिंह ने कांपते हाथों से अपनी आंखें मलते हुए फिर से तस्वीर की ओर देखा। अब तस्वीर बिल्कुल पहले जैसी ही लग रही थी, लेकिन कुछ ही देर पहले उसमें दिखाई देने वाला लड़की का चेहरा हूबहू काव्या मिश्रा जैसा लग रहा था। निहारिका चुपचाप तस्वीर को घूरती रही। उसकी आंखें झपकना भूल चुकी थीं। आर्यन वर्मा यह देखकर चिढ़ गया। उसकी आवाज में झुंझलाहट और गुस्सा साफ झलकने लगा। अरे, तुम्हें भी काव्या की तरह दिमाग की कोई बीमारी तो नहीं हो गई है? ठीक है, कल सुबह इस तस्वीर को बाहर फेंक दूंगा। इतना कहकर आर्यन ने दीवार से तस्वीर उतारी और कमरे से बाहर ले गया। लेकिन निहारिका की नजरें अब भी उस खाली दीवार पर जमी रहीं और तभी उसे दीवार में कुछ अजीब सी हलचल महसूस हुई। नहीं, यह मेरा भ्रम होगा। लेकिन फिर भी उसे साफ लगा कि दीवार थोड़ी सी उभरी हुई है, मानो कोई उसके अंदर फंसा हो, मानो कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। धीरे धीरे उस उभार में एक आकृति बनने लगी। चेहरा धुंधला था, लेकिन होंठ हिल रहे थे, जैसे कुछ कहना चाहता हो। निहारिका ने डर के बावजूद ध्यान से सुनने की कोशिश की। अब उसे डर नहीं लग रहा था, बल्कि एक अजीब सी ठंडी लहर उसके पूरे शरीर को जकड़ने लगी। उसने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया और दीवार को छू लिया। दीवार का स्पर्श असामान्य था, बहुत ठंडा और गीला। अचानक दीवार के दूसरी ओर से एक हाथ बाहर निकला। उस हाथ ने निहारिका का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसका पूरा शरीर जैसे पत्थर का हो गया। अब उसका शरीर धीरे धीरे दीवार के अंदर समाने लगा। उसने हाथ पैर मारकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन गले से एक भी आवाज नहीं निकल पा रही थी। आर्यन गहरी नींद में सो रहा था। निहारिका ने पूरी ताकत से उसे पुकारने की कोशिश की, आर्यन, आर्यन, बचाओ। लेकिन उसके होंठ सिर्फ हिले, आवाज बाहर नहीं आई।
दीवार के अंदर से निकले हाथ अब उसे और तेजी से भीतर खींचने लगे। नहीं, नहीं, छोड़ दो मुझे। और तभी धप, निहारिका का शरीर जोर से जमीन पर आ गिरा। पास रखी एक बड़ी एंटीक फूलदानी जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गई। आवाज इतनी तेज थी कि पूरा घर गूंज उठा। फिर भी आर्यन की नींद नहीं टूटी। निहारिका कांपते हुए उठने की कोशिश कर रही थी। तभी किसी ने उसके बालों को मुट्ठी में जकड़ लिया। अगले ही पल किसी अदृश्य ताकत ने उसे घसीटना शुरू कर दिया। वह पूरी ताकत से छूटने की कोशिश करने लगी। उसने पास पड़ा एक फूलदान उठाया और अदृश्य हाथ पर मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार खाली हवा में जाकर खत्म हो रहा था। वह अदृश्य शक्ति उसे घसीटते हुए लिविंग रूम के बीचों बीच ले आई और फिर धड़ाम, पूरी ताकत से उसे जमीन पर पटक दिया गया। आह! दर्द से निहारिका की चीख पूरे घर में गूंज उठी। उसी पल कमरे में एक अजीब सी सरसराहट फैल गई, जैसे कोई बहुत धीमे धीमे हंस रहा हो। निहारिका को साफ महसूस हुआ, कोई था, कोई अदृश्य चीज जो बिल्कुल उसके पास थी। इसके बाद उसका शरीर लकड़ी की कठपुतली जैसा हो गया। अब वह अपने नियंत्रण में नहीं थी। उसकी आंखें खाली हो चुकी थीं, भावहीन। वह किसी और की मर्जी से चल रही थी। धीरे से उसने दरवाजा खोला। सामने कोई नहीं था, लेकिन उसके भीतर एक ठंडी अदृश्य पकड़ उसे आगे की ओर खींच रही थी। वह बिना किसी विरोध के आगे बढ़ती चली गई। शांति विहार देवपुर की सड़कें सुनसान थीं। हवा जैसे थम सी गई थी। रात के अंधेरे में उसकी परछाई भी उसके साथ चल रही थी। लेकिन क्या वह सच में उसकी परछाई थी? सिर्फ 2 ब्लॉक पार करने के बाद वह अपनी बिल्डिंग तक पहुंच गई। बिना रुके सीढ़ियां चढ़ती हुई वह तीसरी मंजिल तक पहुंची। न कोई घबराहट, न कोई हिचक। वह एक मशीन की तरह चल रही थी। फिर उसने दरवाजा खोला। कमरा घने अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन उस अंधेरे में भी निहारिका को सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। तभी उसके कानों के पास एक धीमी फुसफुसाहट गूंजी। क्या तुम्हारे पास रस्सी है? निहारिका ने सिर हिलाया। हाँ, है। उसकी आवाज सपाट थी। तो जाकर ले आओ। जैसे कोई बच्चा बिना सवाल किए अपनी मां की हर बात मान लेता है, ठीक वैसे ही निहारिका उस अज्ञात आवाज के आदेशों का पालन करने लगी। वह स्टोर रूम में गई। पुरानी लकड़ी की अलमारी के कोने से उसने एक मोटी रस्सी निकाली। फिर उसने उसे पंखे से मजबूती से बांध दिया। तभी उसके दिमाग के अंदर वही आवाज गूंजी, अब और समय मत गंवाओ, रस्सी को अपने गले में डाल लो। निहारिका ने बिना किसी विरोध के वही किया। जैसे ही रस्सी उसके गले में पड़ी, धड़ाम, 2 अदृश्य हाथों ने कुर्सी को जोर से धक्का दे दिया। निहारिका का शरीर हवा में झूलने लगा। अब उसकी चेतना वापस आ चुकी थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अंधेरे कमरे में वह खुद को फांसी पर झूलता हुआ देख रही थी। नहीं, नहीं। उसके पैर बुरी तरह झटपटाने लगे, जैसे किसी बलि के बकरे को काटने से पहले तड़पते देखा जाता है। उसका सीना हवा के लिए तरसने लगा। फेफड़े जलने लगे, लेकिन उसके हाथ मानो पीछे बांध दिए गए हों। 1000 कोशिशों के बावजूद वह खुद को छोड़ा नहीं सकी। धीरे धीरे उसकी छटपटाहट कम होने लगी और फिर पूरी तरह रुक गई। कमरे में सिर्फ हल्की हल्की सरसराहट गूंजती रही, जैसे कोई बहुत धीमे धीमे हंस रहा हो। अब निहारिका नहीं थी, बस उसकी झूलती हुई निष्प्राण परछाई, होंठों पर हल्की सी मुस्कान के साथ। अगली सुबह आर्यन वर्मा की आंखें खुली। सूरज की तेज किरणें खिड़की के पर्दों को चीरती हुई कमरे में फैल रही थीं। दिन काफी चढ़ चुका था। उसने करवट ली और बिस्तर की दूसरी तरफ हाथ बढ़ाया। खाली। निहारिका वहां नहीं थी। आर्यन की भौहें सिकुड़ गईं। उसने धीरे से सिर उठाकर कमरे के चारों ओर नजर दौड़ाई। निहारिका। कोई जवाब नहीं। अब उसकी आवाज में हल्की घबराहट आ चुकी थी। वह जल्दी से उठा और पूरे फ्लैट में देखने लगा। लिविंग रूम, रसोई, बाथरूम, कहीं भी निहारिका का कोई निशान नहीं था। अब उसकी चिंता बढ़ने लगी। कल रात तक तो वह यहीं थी। उसने सोचा शायद सुबह जल्दी बाहर चली गई हो, लेकिन तभी उसकी नजर ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी। निहारिका का मोबाइल वहीं रखा था। आर्यन का माथा ठनक गया। अगर बाहर गई होती तो फोन साथ ले जाती, तो फिर वह गई कहां? उसने तुरंत मोबाइल उठाया। पहले निहारिका को कॉल किया, फिर उसके दोस्तों को। कोई कुछ नहीं जानता था। कल रात निहारिका थोड़ी डरी हुई जरूर थी, लेकिन वह अचानक गायब कैसे हो गई? आर्यन का दिल तेज धड़कने लगा। वह लिविंग रूम में बेचैनी से चहलकदमी करने लगा। तभी उसका मोबाइल बज उठा। उसने झट से फोन उठाया। स्क्रीन पर ऑफिस के नए बॉस का नाम चमक रहा था। उसके दिमाग में जैसे बिजली कड़की। ओह शिट, आज 9:30 मीटिंग थी। घबराहट की दिशा बदल गई।
फोन उठाते ही आवाज आई, आर्यन, तुम कहाँ हो? आर्यन हड़बड़ाकर बोला, सर, बस रास्ते में हूं। मीटिंग से पहले पीपीटी दिखा दूंगा। बॉस की चिढ़ी हुई आवाज आई, जल्दी करो और कोई बहाना मत बनाना। यस सर, मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूं। ट्रैफिक थोड़ा ज्यादा है। फोन कट गया। ऑफिस मोड ऑन। आर्यन ने जल्दी जल्दी कपड़े पहने, टाई बांधी, बाल ठीक किए, घड़ी देखी, लेट हो रहा हूं। उसने फटाफट कैब बुक की। 2 मिनट में कैब अपार्टमेंट के बाहर थी। गेट बंद करके वह तेजी से बाहर निकल गया। निहारिका के अचानक गायब होने का ख्याल उसके दिमाग से पूरी तरह निकल चुका था। सारा दिन ऑफिस के काम में उलझा रहा। दोपहर करीब 3 बजे मीटिंग खत्म होने के बाद वह लैपटॉप पर कुछ चेक कर ही रहा था कि मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था। कॉल नेपाल से आ रही थी। नंबर जाना पहचाना लग रहा था। संजय त्रिपाठी। आर्यन थोड़ा झिझका। इतने समय बाद मामा का फोन। फिर उसने कॉल उठा ली। हेलो। दूसरी तरफ से एक भारी कांपती हुई आवाज आई, बहुत सावधान रहना आर्यन। आर्यन चौंक गया। मामा, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? फोन के दूसरी ओर से एक गहरी अस्पष्ट आह सुनाई दी। कुछ सेकंड तक सिर्फ सन्नाटा। आर्यन थोड़ा चिढ़ गया, लेकिन उसने खुद को संभाले रखा। आप साफ साफ बताइए। अब संजय त्रिपाठी की आवाज और भी गंभीर हो गई। कल रात मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा। आर्यन अचानक सीधा होकर बैठ गया। सपने में काव्या मिश्रा मेरे दरवाजे के बाहर खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा पूरी तरह भावहीन था। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, वह बिना कुछ कहे सीधे अंदर चली आई। आर्यन वर्मा की रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। नींद में उसे यह याद ही नहीं रहा कि काव्या अब इस दुनिया में नहीं है। घर के अंदर कदम रखते ही उसने सपाट आवाज में कहा, मैं वापस आ गई हूं। मैंने घबराकर पूछा, काव्या, तुम इतने दिनों तक कहां थीं? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक अजीब सी ठंडी हंसी हंसी। फिर वह बोली, आप चिंता मत कीजिए, अब मैं अपने ही घर में रहूंगी। अगर आप चाहें तो किसी दिन मिलने आ सकते हैं। इतना कहकर वह उसी तरह मुड़कर चली गई जैसे आई थी, और तभी मेरी नींद अचानक खुल गई। घड़ी में रात के ठीक 3 बज रहे थे। आर्यन स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसी पल उसे याद आया कि कल रात ठीक 3 बजे उसी समय निहारिका सिंह भी उस तस्वीर को देखकर बुरी तरह डर गई थी। अब उसके माथे पर पसीना छलक आया, लेकिन फोन पर संजय त्रिपाठी अब भी बोल रहे थे, आर्यन, मैं पूरी रात यही सोचता रहा कि काव्या मुझे कुछ बताना चाहती थी। सुबह मैं यहाँ के पुजारी से मिला। उन्होंने कहा कि काव्या की आत्मा अशांत है। उसकी मुक्ति के लिए गया जी में पिंडदान कराना जरूरी है। और हाँ, आर्यन, बहुत सतर्क रहना। उसने बार बार कहा था कि वह अपने घर वापस जा रही है और अपने घर में ही रहेगी। मैं फिर कह रहा हूं, बहुत सावधान रहो। अगर तुम्हें कुछ भी अजीब लगे तो तुरंत मुझसे संपर्क करना। यह कोई सामान्य बात नहीं है, यह एक चेतावनी है। आर्यन कुछ पूछ पाता उससे पहले ही फोन में अचानक कंपन हुआ, ट्रर, और कॉल कट गई। आर्यन एक तक मोबाइल स्क्रीन को देखता रह गया। फोन उसके हाथ से गिरते गिरते बचा। अब उसका दिमाग बहुत तेजी से चलने लगा। सुबह से निहारिका ने एक बार भी फोन नहीं किया था। जब वह उठा था तब भी निहारिका घर में नहीं थी। तो फिर वह गई कहां? उसने घड़ी देखी। शाम के 5:30 हो चुके थे। अब उसके माथे पर पसीना साफ दिखाई देने लगा। आर्यन तेजी से कुर्सी से उठा। मुझे घर जाना होगा, अभी के अभी। वह घबराकर ऑफिस से बाहर निकल पड़ा। रास्ते भर उसके दिमाग में एक ही बात एक घूम रही थी, मुझे एक बार निहारिका के फ्लैट पर जाकर देखना चाहिए। शांति विहार, देवपुर की तीसरी मंजिल पर निहारिका का फ्लैट था। वह फ्लैट उस लंबे अंधेरे गलियारे के बिल्कुल आखिरी सिरे पर था। जब आर्यन वहां पहुंचा तो उसने देखा कि दरवाजा अंदर से बंद था। उसका गला सूख गया। निहारिका। उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं। अब उसने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। निहारिका, दरवाजा खोलो, मैं आर्यन हूं। लेकिन भीतर से कोई आवाज नहीं आई। चारों तरफ बस डरावनी खामोशी पसरी हुई थी। आर्यन ने गौर किया कि दरवाजे के नीचे से कोई रोशनी बाहर नहीं आ रही थी। मतलब फ्लैट पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। उसका दिल अब तेजी से धड़कने लगा। वह लौटने ही वाला था कि अचानक उसे भीतर से बहुत धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। आर्यन तुरंत दरवाजे के पास गया और कान लगाकर सुना, निहारिका, तुम कुछ कह रही हो? कोई जवाब नहीं। फिर अंदर से एक अजीब सी घिसी हुई आवाज आई। आर्यन सहम गया।
उसके पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। निहारिका। लेकिन अब अंदर पूरी तरह सन्नाटा था। उसने कई बार आवाज दी, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। मजबूर होकर वह वहां से लौट आया। घर पहुंचते ही आर्यन थका हारा सोफे पर गिर पड़ा। उसका दिमाग अब भी निहारिका को लेकर उलझा हुआ था। वह कहां चली गई और वह अजीब आवाज क्या थी? तभी पास रखा उसका फोन अचानक बज उठा। एक अनजान नंबर से कॉल आ रही थी। आर्यन ने तुरंत फोन उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से एक ठंडी गंभीर आवाज आई। क्या आप आर्यन वर्मा बोल रहे हैं? आर्यन थोड़ा चौंका। हाँ, लेकिन आप कौन? कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर आवाज आई। ये नंबर पहचानते हैं? आर्यन ने झट से स्क्रीन देखी। अभिषेक राणा का नंबर। उसकी आवाज में हैरानी थी। जी, पहचानता हूं। कल रात इसी नंबर से आपके फोन पर कई बार कॉल किया गया था। आर्यन सन्न रह गया। लेकिन मेरे फोन पर तो कोई कॉल आई ही नहीं। अब दूसरी तरफ खामोशी छा गई। आर्यन को कुछ बहुत अजीब महसूस हुआ। उसने संदेह भरे स्वर में पूछा, आप आखिर हैं कौन? तभी दूसरी ओर से भारी आवाज आई। मैं इंस्पेक्टर राजेश शर्मा बोल रहा हूं, लोकल पुलिस स्टेशन से। आर्यन झटके से खड़ा हो गया। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? जो जवाब मिला उससे उसकी रूह कांप गई। कल रात आपके दोस्त अभिषेक राणा ने अपने फ्लैट की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। आर्यन बिल्कुल सुन्न पड़ गया। इंस्पेक्टर ने आगे कहा, उसकी डायरी में कई अजीब बातें लिखी मिली हैं, लेकिन आखिरी कॉल उसने आपको किया था, इसलिए हमें लगा कि आप इस मामले में कुछ मदद कर सकते हैं। कुछ पल की घबराई हुई चुप्पी के बाद इंस्पेक्टर फिर बोले, क्या आप जयपुर आ सकते हैं? आर्यन ने जल्दी से जवाब दिया, सर, मैं अभी देवपुर में हूं। ऑफिस से छुट्टी मिलना मुश्किल होगा। इंस्पेक्टर कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, ठीक है, मैं उसकी डायरी का एक पन्ना आपको मेल कर रहा हूं, ध्यान से पढ़िए। अगर कुछ समझ में आए तो तुरंत बताइए, और जरूरत पड़ी तो आपको जयपुर आना ही पड़ेगा। फोन कट गया। कॉल खत्म होने के बाद भी आर्यन को ऐसा लगा जैसे दूसरी तरफ से कोई धीमे धीमे हंस रहा हो। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। अब उसे यकीन हो चला था कि यह सब संयोग नहीं है। वह थककर सोफे पर गिर पड़ा। निहारिका के गायब होने का ख्याल उसके 10:30 बजे। मैंने अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर दी और उसकी सजा इतनी भयानक होगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। वह वापस आ गई है। मैंने जानबूझकर उसकी बात सुनकर वह तस्वीर बनाई थी। सच कहूं तो मैं उसे इतना डरावना नहीं बनाना चाहता था, लेकिन उसे डराने की सनक मुझ पर हावी हो गई। अब मैं उसका अंजाम भुगत रहा हूं। रात 12:45 बजे। मेरा दरवाजा बंद है, लेकिन उसके बाहर से किसी के नुकीले नाखूनों के घिसने की आवाज आ रही है। मैंने कई बार दरवाजा खोला। बाहर सिर्फ गहरा अंधेरा था, लेकिन मुझे पता है उस अंधेरे में कोई खड़ा है। रात 2 बजे। मैं बिस्तर के नीचे छुपा हूं। कमरे में हल्की नीली रोशनी है और उस रोशनी में मैंने एक लड़की को देखा। वह पैरों पर नहीं चल रही, वह हाथों के बल चल रही है। उसके लंबे बाल पूरे फर्श पर लहरा रहे हैं। मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रहा। डर से मेरा गला सूख चुका है। रात 3:10। अब मैं किसी की सांसें सुन सकता हूं। यह आवाज ठीक मेरे पीछे से आ रही है, लेकिन मुझे पता है मेरे पीछे कोई नहीं है। रात 3:30। अब मैं और नहीं सह सकता। मुझे भागना होगा, लेकिन मैं जानता हूं वह मुझे जाने नहीं देगी। मेरी मौत के लिए सिर्फ वही तस्वीर जिम्मेदार है। मैंने ही उसे बनाया था। अब वही मुझे मिटा देगी। मुझे माफ कर देना। डायरी यहीं खत्म हो गई थी। आर्यन के हाथ कांपने लगे। उसके गले में अजीब सा दबाव महसूस हुआ। वही तस्वीर। अब उसे पूरी तरह एहसास हो चुका था, मैंने भी वही गलती कर दी है। और तभी अचानक बिजली चली गई। पूरा कमरा एक झटके में अंधेरे में डूब गया। उसी पल पीछे से किसी भारी चीज के फर्श पर घिसटने की धीमी लेकिन डरावनी आवाज आई। आर्यन वर्मा की रीढ़ में जैसे बर्फ उतर गई। वह झटके से पलटा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका मानसिक संतुलन लड़खड़ाने लगा। मोबाइल की स्क्रीन पर अभी भी अजय की डायरी खुली हुई थी। कांपते हाथों से उसने मोबाइल बंद किया और आंखें जोर से भींच लीं। अब मुझसे और नहीं होगा। संजय त्रिपाठी का अजीब सपना, निहारिका सिंह का रहस्यमयी व्यवहार और अजय की अचानक हुई रहस्यमयी मौत, सब कुछ मिलकर उसे पागल करने लगा था। उसका सिर भारी हो गया। तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। आर्यन हड़बड़ाकर उठ बैठा। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि सीने से बाहर निकल आएगा। इतनी रात को कौन हो सकता है? उसने झट से दरवाजा खोला। सामने शांति विहार देवपुर का सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था। उसका चेहरा स्याह पड़ चुका था और आंखों में डर साफ झलक रहा था।
इतनी रात को आर्यन झुंझलाकर बोला, क्या हुआ? गार्ड की आवाज कांप रही थी। साहब, अभी तुरंत चलिए, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। आर्यन चिढ़ गया। साफ साफ बताओ। गार्ड ने गले तक थूक निगलते हुए धीमे से कहा, आपकी जो दोस्त बी ब्लॉक में रहती थी, निहारिका मैडम, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। आर्यन जैसे पत्थर का हो गया। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। तुम थी क्यों कह रहे हो? गार्ड के होंठ कांप रहे थे। निहारिका मैडम ने अपने कमरे में फांसी लगा ली है। मैंने खुद देखा है साहब, उनका शरीर अकड़ चुका है। आर्यन पीछे की ओर लड़खड़ाया। उसके हाथ से मोबाइल छूटकर जमीन पर गिर गया। नहीं, यह नहीं हो सकता। उसके सिर में तेज झंझनाहट होने लगी। वह कुछ बोलने ही वाला था कि गार्ड ने कहा, साहब पुलिस आ चुकी है, आपको निहारिका के फ्लैट में बुलाया गया है। आर्यन तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगा। गार्ड के शब्द उसके कानों में हथौड़े की तरह बज रहे थे। फांसी। निहारिका ने फांसी लगा ली, लेकिन सुबह तक तो वह बिल्कुल ठीक थी। अगर वह 7-8 घंटे पहले मर चुकी थी, तो रात को उसने जो आवाज सुनी थी वह किसकी थी? उसका दिल गले में आकर अटक गया। और फिर जो उसने देखा, उसे शब्दों में बयान करना नामुमकिन था। निहारिका का शरीर पंखे से झूल रहा था। गले में रस्सी बुरी तरह कसी हुई थी, आंखें फटी हुई थीं और नाक से बहा खून सूख चुका था। कुछ घंटे पहले तो मैं इसी फ्लैट के बाहर खड़ा था। मैंने अंदर से आवाज सुनी थी, लेकिन इंस्पेक्टर का बयान अलग था। निहारिका की मौत 7-8 घंटे पहले हो चुकी थी। तो फिर वह आवाज किसकी थी? आर्यन के दिल में अजीब बेचैनी उठने लगी। उसने निहारिका की खुली, स्थिर आंखों की ओर देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ कहना चाह रही हो। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन इंस्पेक्टर ने हाथ बढ़ाकर उसे रोक दिया। रुक जाइए, अंदर मत आइए, ये क्राइम सीन है। आर्यन जम गया। उसका पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो चुका था। इंस्पेक्टर ने गंभीर नजरों से पूछा, आप निहारिका को कब से जानते हैं? आर्यन हकलाया, कई सालों से। आखिरी बार कब मिले थे? आज नहीं, कल। मेरा मतलब रात में। इंस्पेक्टर की भौहें तन गईं। लेकिन निहारिका की मौत तो 7-8 घंटे पहले हो चुकी थी। फिर आप कल रात किससे मिले थे? आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे सख्त चेतावनी देकर छोड़ दिया। आप शहर से बाहर नहीं जाएंगे, समझे? आर्यन ने बिना कुछ बोले सिर हिला दिया। अब यह सब महज इत्तेफाक नहीं लग रहा था। मामला कहीं ज्यादा गहराई से जुड़ा था। पहले अजय की मौत और अब निहारिका की। दोनों मामलों में वही तस्वीर मौजूद थी। क्या यह सब उस तस्वीर की वजह से हो रहा था? अब आर्यन को हर चीज पर शक होने लगा। कुछ तो बहुत गलत हो रहा था। जैसे ही वह अपने फ्लैट में दाखिल हुआ, उसके पैरों में अजीब सी थकान भर गई। उसका सिर भारी हो चुका था। दिमाग सवालों के जाल में उलझा हुआ था। निहारिका ने कल रात कहा था कि उस तस्वीर में कुछ बदल गया है। क्या सच में वह तस्वीर शापित थी? उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब मानसिक तनाव है। वह घबरा कर बालकनी की ओर भागा। तस्वीर वहां नहीं थी, लेकिन उसे साफ याद था कि निहारिका के डरने पर उसने तस्वीर उतारकर बालकनी में रख दी थी। फिर यह गई कहां? उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। वह धीरे धीरे वापस कमरे में आया और बिस्तर की ओर देखा। नहीं, यह नहीं हो सकता। तस्वीर फिर से दीवार पर टंगी थी, बिल्कुल उसी जगह जहां वह हमेशा रहती थी। लेकिन किसी ने इसे वापस कैसे लगाया? पूरा दिन बदहवासी में बीत गया। एक के बाद एक बुरी खबरें मिल रही थीं। अब वह पूरी तरह टूट चुका था। वह थका हुआ बिस्तर पर गिर पड़ा। कमरे में हल्की धुंधली रोशनी फैली थी। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। उसने करवट बदली और अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कोई चादर ओढ़े उसके बगल में बैठा हो। उसका सिर घूम गया। कौन है? वह हड़बड़ाकर उठ बैठा। गला सूख चुका था। उसने झट से चादर खींची और जो देखा, उसकी चीख गले में ही अटक गई। निहारिका का शव उसके बिस्तर पर पड़ा था। आंखें बाहर निकली हुई, जीभ कटी हुई और मुंह से बाहर लटकी हुई। उसका रूप भयानक और विकृत था। नहीं, यह नहीं हो सकता। आर्यन पीछे हटकर जमीन पर गिर पड़ा। निहारिका, तुम यहां कैसे? अंधेरे में निहारिका ने धीरे से सिर टेढ़ा किया और उसके चेहरे पर एक डरावनी चौड़ी मुस्कान फैल गई। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। उसी पल बाहर दरवाजे पर जोर जोर से पीटने की आवाज आई। आर्यन कुछ पलों के लिए शून्य हो गया। अब क्या? आर्यन बाबू, दरवाजा खोलिए, आप भाग नहीं सकते। वह सन्न रह गया। पुलिस की आवाज थी। सीसीटीवी में साफ दिखा है कि कल रात निहारिका मैडम आपके फ्लैट में आई थी
और आपने यह बात छुपाई। दरवाजा खोलिए। दरवाजा जोर से टूटा। पुलिस अंदर घुस चुकी थी, लेकिन उसी पल आर्यन ने देखा कि बेडरूम का दरवाजा अपने आप खुल गया। बिस्तर पर निहारिका की लाश हंस रही थी। उसकी हंसी धीमी थी, लेकिन दीवारों से टकराकर कई गुना बढ़ गई थी। आर्यन जड़ हो गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। पुलिस फ्लैट में थी, लेकिन उसके कानों में वही हंसी गूंज रही थी। तभी बिजली कड़की और पूरा फ्लैट अंधेरे में डूब गया। बंद कमरे के अंदर नीली रोशनी हल्के हल्के झिलमिलाने लगी। सन्नाटा ऐसा था जैसे सब कुछ थम गया हो, और तभी उसे एहसास हुआ वह अकेला नहीं है। कोई उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखें फैल गईं। सामने काव्या मिश्रा खड़ी थी। उसका सिर झुका हुआ था। लंबे उलझे बाल चेहरे पर गिरे हुए थे। आर्यन की सांस अटक गई। काव्या, तुम वापस कैसे आई? वह पीछे हटने लगा, जैसे पिंजरे में फंसा चूहा। खेल खत्म हो चुका था। काव्या ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके शरीर से अजीब ठंडक निकल रही थी। उसने दीवार से वह तस्वीर जोर से खींचकर निकाली और बिस्तर पर फेंक दी। तभी निहारिका का शरीर हिलने लगा। वह मकड़ी की तरह चारों हाथ पैरों के बल रेंगती हुई तस्वीर के पीछे दीवार से चिपक गई। अंधेरे की लहर उठी और निहारिका की लाश उसमें समा गई। आर्यन ने भय से काव्या की ओर देखा। उसकी आंखें सफेद थीं, पुतलियां गायब। माथे के बीच गहरा घाव था, जिससे ताजा खून टपक रहा था। वह पीछे हटता गया और बालकनी की रेलिंग से टकरा गया। उसके पैर कांप रहे थे। तभी कमरे में एक भयावह हंसी गूंजी। बाहर पुलिस दरवाजा पीट रही थी। जयपुर पुलिस से बात हो चुकी है। आपने और निहारिका ने मिलकर अपनी पत्नी की हत्या की थी। आपका कलाकार दोस्त अजय सब कुछ अपनी डायरी में लिख गया था, लेकिन पुलिस नहीं जानती थी कि बंद कमरे के अंदर आर्यन की मौत की दूसरी कहानी लिखी जा रही है। काव्या और निहारिका दोनों विकृत रूप में उसकी ओर बढ़ीं। उनकी सड़ी उंगलियों ने उसकी टांगें पकड़ी और उसे घसीट लिया। एक मोटी रस्सी उसके गले में डाली गई। उसकी आंखों के सामने तस्वीर बदली। गरुड़ के पंजों में अब वही था, आर्यन। और फिर सब कुछ अंधकार में डूब गया। जब पुलिस ने दरवाजा तोड़ा, कमरे में सिर्फ आर्यन की लाश झूल रही थी। दीवार पर वही शापित तस्वीर टंगी थी। खून से लिखा था, मैंने काव्या को मारा। उसकी मौत का जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। किसी को नहीं पता था यह आत्महत्या थी या आत्माओं का न्याय। छत की कार्निश पर काव्या खड़ी थी। उसके चेहरे पर संतोष की हल्की मुस्कान थी। अब मैं मुक्त हूं, उसने फुसफुसाकर कहा। सुबह की लालिमा फैल रही थी। एक पुरानी लोरी हवा में घुल रही थी और काव्या की आत्मा रोशनी में विलीन हो गई। इंस्पेक्टर आसमान की ओर देखता रहा और बुदबुदाया, न्याय पूरा हुआ। दोस्तों, यहीं पर यह डरावनी और रहस्यमयी कहानी समाप्त होती है, लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं होते। क्या यह सब सिर्फ एक अपराध की कहानी थी, या फिर यह आत्माओं का न्याय था जो इंसानी कानून से कहीं आगे होता है? क्या काव्या की आत्मा सच में मुक्त हो गई, या फिर उस शापित तस्वीर के साथ कुछ और भी छुपा रह गया है? कई बार कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनका हिसाब इस दुनिया में नहीं, बल्कि उस दुनिया में चुकाना पड़ता है जहां ना कोई गवाह होता है और ना कोई बचाव। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो, अगर किसी पल आपकी सांस थम गई हो या दिल भारी हो गया हो, तो यही इस कहानी की असली जीत है। अपनी राय जरूर साझा करें, क्योंकि आपकी सोच ही अगली कहानी की दिशा तय करती है। मैं जल्द ही एक और सच्चाई और खौफ से भरी कहानी के साथ वापस आऊंगा। तब तक सतर्क रहें, क्योंकि हर सन्नाटा खाली नहीं होता और हर अंधेरा अकेला नहीं होता।